कपल्स जो प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमल नहीं ठहर रहा। बीवी के सारे टेस्ट करवा लिए, बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जिस चीज़ की तरफ आपका ध्यान ही नहीं गया वो है स्पर्म मोटिलिटी, यानी स्पर्म की रफ्तार और स्पर्म की आगे की तरफ बढ़ने की सलाहियत। यानी शोहर के स्पर्म्स का सिर्फ होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि स्पर्म का मोटाइल होना ज़रूरी है। और मोटाइल स्पर्म्स यानी कि हरकत करने वाले स्पर्म्स कितने होने चाहिए एक सेहतमंद मर्द के अंदर? क्या अगर स्पर्म की मोटिलिटी कम है तो हमल नहीं होगा? कौन सी चीज़ें हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी को कम करती हैं? और अगर स्पर्म की मोटिलिटी कम है तो आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि जल्दी हमल ठहर सके? इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी वजह से मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके। अब सबसे पहले स्पर्म मोटिलिटी यानी कि स्पर्म हरकत क्यों करता है, स्पर्म क्यों तैरता है। तो जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं, मिलते हैं, तो मेल जब डिस्चार्ज होता है तो मेल के एक दफ़ा के डिस्चार्ज में तकरीबन 300 मिलियन के करीब स्पर्म्स होते हैं। और ये स्पर्म्स सर्विक्स तक यानी कि बच्चेदानी के मुंह तक पहुंचते पहुंचते 100 मिलियन तकरीबन रह जाते हैं। उसके बाद ये यूट्रस के अंदर दाखिल होते हैं और फिलोपियन ट्यूब की तरफ जाते हैं अंडे की तलाश में। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ 10,000 स्पर्म्स रह जाते हैं। और जब स्पर्म्स एग तक पहुँचते हैं जो फिलोपियन ट्यूब में पड़ा होता है औरत के, तो सिर्फ 200 स्पर्म अप्रॉक्सीमेटली बच जाते हैं। अब अगर स्पर्म के अंदर मोटिलिटी होगी, मोटिलिटी अच्छी होगी, तभी स्पर्म अंडे तक पहुंचेगा और तभी हमल ठहर सकेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन का जवाब भी देता चलो जो कपल्स अक्सर पूछते हैं कि क्या बाहर इजैकुलेट होने से हमल ठहर जाता है? यानी आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, आपने मेल ने अंदर इजैकुलेट नहीं किया, डिस्चार्ज होने से पहले अपना उस बाहर निकाल लिया है, तो तब भी हमल हो सकता है। क्योंकि जो बाहर डिस्चार्ज होता है स्पर्म, तो उसके अंदर मोटिलिटी होती है, वो हरकत करता है, आगे की तरफ जा सकता है, अंडे तक पहुंच सकता है। और इवन के मेल के अंदर प्रॉपर डिस्चार्ज होने से पहले जो पतला पानी निकलता है जिसको प्रीकम कहते हैं, उसके अंदर भी स्पर्म मौजूद हो सकता है और हमल कर सकता है। अब स्पर्म की मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए? अगर ओवरऑल मर्दों के अंदर स्पर्म की हेल्थ पे बात करें, सीमन एनालिसिस की जो रिपोर्ट है उसकी बात करें, तो जो मनी की मिकदार निकलती है मर्द के अंदर, जितनी मिकदार ज़्यादा होगी उसके अंदर स्पर्म की तादाद भी उतनी ज़्यादा होगी, स्पर्म की मोटिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो कम अज़ कम 1.5 ml होनी चाहिए मनी की मिकदार एक दफ़ा के डिस्चार्ज में। और अगर 5 ml तक है, 1 चम्मच यानी मनी निकलती है डिस्चार्ज में, तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसी तरह अगर pH की बात करें तो 7.2 से लेके 7.8 तक pH स्पर्म्स की होनी चाहिए। और तादाद कम से कम कितनी होनी चाहिए, काउंट कितना होना चाहिए? 39 मिलियन मिनिमम है पर इजैकुलेशन एक दफ़ा के डिस्चार्ज में। इससे जितनी ज़्यादा तादाद होगी उतना ही अच्छा होगा मेल के लिए। और अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें यानी कि एबनॉर्मल स्पर्म कितने होने चाहिए, नॉर्मल स्पर्म कितने होने चाहिए, तो नॉर्मल स्पर्म्स कम अज़ कम 4% से ज़्यादा होने चाहिए। और यहीं पे इम्पोर्टेंट एक चीज़ आ जाती है, लिक्विफेक्शन टाइम। इसका मतलब ये होता है कि स्पर्म जब निकलता है, मनी जब निकलती है मेल के अंदर से, उसके बाद वो फ़ौरन से जम जाती है, जेली की शक्ल ले लेती है, फिर बाद में वो लिक्विड बनता है, उसमें से स्पर्म रिलीज़ होते हैं। इसको लिक्विफेक्शन टाइम कहते हैं कि कितनी देर में वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो ये 20 to 30 मिनट्स नॉर्मली होनी चाहिए। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम देखते हैं फिर रिपोर्ट के अंदर के पस सेल्स कितने हैं मनी के अंदर, रिपोर्ट के अंदर। और इन सारी चीज़ों से हट के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है स्पर्म की मोटिलिटी। तो वो कितनी होनी चाहिए? अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस स्पर्म की मोटिलिटी को समझना, क्योंकि जब हम लैब के अंदर स्पर्म की मोटिलिटी को काउंट करते हैं तो 3 तरह की मोटिलिटी होती है स्पर्म की। एक तो वो स्पर्म जो जहाँ पे गिरे हैं वहीं पे गोल गोल घूमते रहते हैं, आगे पीछे नहीं जाते।
दूसरे वो स्पर्म जो राइट लेफ्ट यानी कि साइड वेज मूवमेंट करते हैं लेकिन आगे की तरफ नहीं जाते, और तीसरे वो स्पर्म होते हैं जो सीधे आगे की तरफ जाते हैं। इसको प्रोग्रेसिव मोटिलिटी बोला जाता है। और ये तीनों किस्म के स्पर्म्स को अगर मिला के हम काउंट करें, इसको हम कहते हैं टोटल मोटिलिटी, जो एटलीस्ट 40% आपकी होनी चाहिए। और इस टोटल मोटिलिटी में से जो सीधे आगे की तरफ जाने वाले स्पर्म हैं जिसको प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कहते हैं, वो कम से कम 32% होनी चाहिए। अब बात आ जाती है जी कि कौन सी चीज़ें हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी को कम करती हैं। तो पहली चीज़ तो कि अगर आपके अंदर स्पर्म का काउंट कम है तो डेफिनेटली आपकी मोटिलिटी भी कम होगी। फिर अगर आपको केमिकल से एक्सपोजर है, कहीं फैक्ट्री में, पेंट वाली फैक्ट्री में और किसी केमिकल पेस्टिसाइड वाली जगह पे आप काम करते हैं, आपका स्पर्म की मोटिलिटी मुतासर हो सकती है। आपको कोई बीमारी है लंबे अरसे से, लंबा बुखार आपको है, या आपको शुगर है, आपको टीबी है, खुदा न खास्ता कैंसर है, या आपकी टेस्टिस के अंदर सोजिश है, वर्म है, ये सारी चीज़ें स्पर्म की मोटिलिटी को मुतासर करती हैं, कम करती हैं। या बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोजर है हीट से या कोल्ड से, एक्सेसिव हीट और एक्सेसिव कोल्ड भी स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देती हैं। फिर अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकर हैं, या आपकी टेस्टिस के अंदर वेरिकोसील एक बीमारी होती है वो है, तो वो भी स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देती है। और जो कपल्स रेगुलर सेक्स नहीं करते, यानी जो मेल रेगुलर डिस्चार्ज नहीं होता, उसके अंदर भी स्पर्म की मोटिलिटी कम हो सकती है। तो अब अगर मेल के अंदर स्पर्म की मोटिलिटी कम है तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए? तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि सीमन एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन के साइंस तो नहीं है। पस सेल्स अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन है आपको, और पस सेल्स स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं। तो सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। फिर पेशेंट को एग्जामिन किया जाता है, टेस्टिस के अंदर वेरिकोसील अगर बनी हुई है उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, और वेरिकोसील का ट्रीटमेंट करवाने के बाद स्पर्म की मोटिलिटी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। और यहीं पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी एक्सरसाइज। आप मोटाइल होंगे तो आपके स्पर्म भी मोटाइल होंगे, आप हरकत करेंगे तो आपके स्पर्म भी ज़्यादा हरकत करेंगे। एक्सरसाइज ज़रूरी है, और ये चीज़ एक स्टडी में प्रूव हुई है कि जो मर्द 4 माह तक लगातार एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि ऐसी एक्सरसाइज जिसमें उनको थोड़ा सांस चढ़े, उनके हार्ट बीट उनकी ज़्यादा हो, और कम से कम हफ्ते में 50 मिनट वो करते हैं एरोबिक एक्सरसाइज, उनके अंदर स्पर्म की मोटिलिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। फिर आपने अपनी डाइट पे फोकस करना है। एंटीऑक्सीडेंट डाइट आपने लेनी है। उसके अंदर आप चुकंदर ले सकते हैं, आप टमाटर ले सकते हैं, अनार का जूस आप ले सकते हैं, लहसुन को इस्तेमाल करें, केला आप इस्तेमाल करें। और स्टडीज़ से ये चीज़ प्रूव हुई है कि बीटा कैरोटीन अगर आप लेते हैं तो आपके स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ती है। अब ये बीटा कैरोटीन कहाँ से आपको मिलता है? लीफी ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं, पालक है जैसे कि सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां, और जो ऑरेंज कलर की और येलो कलर की जो वेजिटेबल्स हैं जैसा कि गाजर है, पंपकिन है, उनके अंदर बीटा कैरोटीन होता है जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। तो घर बैठे स्पर्म की मोटिलिटी आपकी बेहतर नहीं होगी। एक तो आपने कुछ हरकत करनी है, यानी कि एक्सरसाइज करनी है, अपनी डाइट पे फोकस करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और जल्दी हमल कंसीव करवाने के लिए अपनी मिसेस को आपने अपनी स्पर्म की मोटिलिटी को ना सिर्फ बेहतर करना है बल्कि स्पर्म के जो बाकी पैरामीटर्स हैं जैसे कि स्पर्म का काउंट है, वाइटलिटी है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी है, शेप है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।